भूपति तब चारुलता के पास ही बैठकर किसी तरह की बातचीत न करके धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। भूपति जब अपने अखबार से अवसर ग्रहण कर चुका, तब उसने अपने भविष्य जीवन का एक काल्पनिक चित्र मन ही मन खींच लिया था। निश्चय कर लिया था कि अब मैं किसी तरह की दुराशा या दुर्चेष्टा की तरफ न जाऊंगा। चारुलता को लेकर लिखना पढ़ना, प्रेम, पारस्परिक दिल बहलावादी से छोटे से गार्हस्थ्य जीवन का कर्तव्य पालन करूंगा। उसने सोच लिया था कि घरेलू सुख सबसे सुलभ और सुंदर है, बराबर हिलाने डुलाने योग्य होते हुए भी पवित्र और निर्मल है। उन सहज लब्ध सुखों के द्वारा अपने जीवन ग्रह के कोने में संध्या का प्रदीप जलाकर निभृत शांति की स्थापना करूंगा। हंसी मजाक, परिहास, परस्पर के मनोरंजन के लिए प्रतिदिन छोटी मोटी तैयारी में अधिक प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती और अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। कार्य रूप में परिणत करते समय उसे दिखाई पड़ा कि सुख प्राप्ति सहज नहीं है, वह मूल्य देकर खरीदा नहीं जाता। यदि वह अपने आप मिलता है तो उसे किसी तरह ढूंढ लाने का उपाय भी नहीं। इस प्रकार किसी युक्ति से भी भूपति चारुलता के साथ अच्छी तरह अपना ठीक इंतजाम न सका। इससे उसने अपने को ही अपराधी मान लिया। सोचा, 12 वर्ष तक केवल अखबार में लिख लिख कर समय बिताया, स्त्री के साथ बातचीत किस तरीके से की जाती है उस विद्या को मैंने एकदम खो दिया है। संध्या का प्रदीप जलते ही भूपति बड़े ही उत्साह से घर जाता, जाकर 2-4 बातें करता। चारुलता भी कुछ बातचीत करती, फिर बातचीत का सिलसिला टूट जाता। फिर किस विषय पर कौन सी बात कही जाए, इसका निश्चय वह बहुत सोचने पर भी नहीं कर पाता था। अपनी इस असमर्थता से वह स्वयं अपनी स्त्री के सम्मुख लज्जा का अनुभव करता था। स्त्री के साथ बैठकर बातचीत करना कोई कठिन काम नहीं, यही उसका ख्याल था, परंतु उसने अब देख लिया कि प्रेम शून्य व्यक्ति के लिए ये काम बहुत ही कठिन है। सभा मंडप में भाषण करना इसकी अपेक्षा सहज काम है। जिस संध्याकालीन समय को भूपति ने हास्य, कौतुक, आदर और प्रणय के संयोग से रमणीक समझ लिया था, उस संध्या समय को बिताना उसके लिए एक समस्या हो उठी। कुछ देर तक मौनावलंबन के बाद भूपति सोचने लगता, यहाँ से चला जाना ही ठीक है, किंतु चला जाऊंगा तो चारुलता क्या सोचेगी, ये सोचकर उठ भी नहीं सकता। कहता, चारुलता ताश खेलोगी? कोई दूसरा उपाय न देखकर चारुलता कहती, अच्छा। ये कहकर एकदम अनिच्छा के साथ ताश लेकर बैठ जाती, परंतु खेलने में बहुत अधिक गलतियां करके अनायास ही हार जाती। उस खेल में किसी तरह का सुख नहीं मिलता। बहुत सोचने के बाद एक दिन भूपति ने चारुलता से पूछा, चारुलता, मंदा को बुला लिया जाए तो कैसा हो? तुम एकदम अकेली पड़ गई हो। मंदा का नाम सुनते ही चारुलता जल उठी। कहा, नहीं, मंदा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। भूपति हंस उठा, मन ही मन खुश हुआ। सोचने लगा, साध्वी स्त्रियां जहां सती धर्म में कुछ भी व्यतिक्रम देखती है, वहां उनका धीरज टूट जाता है। विद्वेष के प्रथम धक्के को संभालकर चारुलता ने सोचा, मंदा यहाँ रहती तो शायद पतिदेव को आमोद प्रमोद में रखती। पति मुझसे जिस मानसिक सुख को पाने की इच्छा करते हैं, उस सुख को मैं किसी तरह भी नहीं दे रही हूँ। इस स्थिति को समझकर चारुलता बहुत ही कष्ट पा रही थी। पति देवता सारी दुनिया की और सब बातें छोड़कर एकमात्र मुझसे ही अपने जीवन के सभी आनंद खींच लेने की चेष्टा कर रहे हैं। इस एकाग्र चेष्टा को देखकर और अपने हृदय की दीनता समझकर चारुलता डर गई। उसके मन में विचार आया कि इस तरह कितने दिन कटेंगे, वो और कोई दूसरा उपाय क्यों नहीं करते, दूसरा अखबार क्यों नहीं निकालते। भूपति का मन बहलाने का अभ्यास अब तक कभी चारुलता को नहीं करना पड़ा था। दूसरी ओर भूपति ने चारुलता से किसी तरह की सेवा की मांग नहीं की थी, किसी सुख की प्रार्थना नहीं की थी। उसने चारुलता को पूरे तौर से अपनी जरूरतों के अनुकूल नहीं बनाया था, पर आज हठात जब उसने अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की अप्रकट इच्छा चारुलता के सामने रख दी, ऐसी हालत में मानो चारुलता चक्कर में पड़ गई। ऐसा लगा मानो कहीं भी उसे खोजने पर कोई चीज नहीं मिल रही है। भूपति क्या चाहता है, किन बातों से वह तृप्त होगा, इस बात को चारुलता ठीक तौर से नहीं जानती और जानने पर भी उसका समाधान करना उसके लिए सहज नहीं था। यदि भूपति धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करता तो संभवतः चारुलता को इतनी दिक्कतें न मालूम होती, किंतु अचानक एक ही रात में दिवालिया होकर खाली भिक्षापात्र पसार देने से मानो वह घबरा उठी। चारुलता ने कहा, अच्छा, मंदा को बुला लो, वो रहेंगी तो तुम्हारी देखभाल में विशेष सुविधा हो सकेगी। भूपति ने हंसकर कहा, मेरी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। भूपति ने उदास होकर सोचा, मैं बहुत ही नीरस आदमी हूँ, किसी हालत में भी चारुलता को सुखी नहीं कर सकता।
इन बातों को सोचकर भूपति ने साहित्य में दिल लगाया। जब कभी यार दोस्त घर पर मिलने जुलने आते वो आश्चर्य में पढ़कर देखते कि भूपति टेनिसन, बायरन, बंकिम बाबू के उपन्यास आदि लेकर व्यस्त है। भूपति का यह असामयिक काव्यानुराग देखकर यार दोस्त बहुत ही हंसी मजाक और परिहास करने लगे। भूपति ने हंसकर कहा, भाई बांस की झाड़ी में फूल भी लगते हैं परंतु कब लगते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। एक दिन शाम को शयन कक्ष में बड़ी बत्ती जलाकर शुरू में लज्जा से कुछ इधर उधर करते हुए भूपति ने थोड़ी देर बाद कहा, कुछ पढ़कर सुनाऊं। चारुलता ने कहा, सुनाओ न। भूपति, क्या सुनाऊं? चारुलता, जो तुम्हारी इच्छा। भूपति चारुलता का कुछ भी अधिक आग्रह न देखकर थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर साहस करके बोला, टेनिसन की कविता का कुछ अंश अनुवाद करके तुमको सुना दूं। चारुलता ने कहा, सुनाओ। सब मिट्टी में मिल गया। संकोच और उत्साह की कमी से भूपति पढ़ते समय रुक जाने लगा, उपयुक्त शब्दों से अंग्रेजी का भाव न व्यक्त कर सका। चारुलता की शून्य दृष्टि देखकर समझ गया कि उसका मन नहीं लग रहा है। प्रदीप के प्रकाश से प्रकाशित छोटा सा कमरा, संध्या समय का वह निभृत अवकाश इच्छानुसार आनंद और उत्साह से नहीं बीता। एक बार और भी इस तरह की कोशिश और गलती करके भूपति ने अंत में स्त्री के साथ साहित्य चर्चा करना छोड़ दिया। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।